Hello students, how are you? Welcome in your accountancy period, and today we are starting a new chapter, accounting equation, chapter number 6. It is very important chapter for 11th class because from this chapter we are starting the practical questions of accountancy. इससे पहले जो भी आपने चैप्टर स्टडी किए हैं वो थ्योरी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये चैप्टर जो है हमारे प्रैक्टिकल वर्क से स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नेम इज, सो स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन. First of all, I am telling the meaning of accounting equation. An accounting equation is a formula of accounting which shows that the assets of a business are always equal to the capital and liabilities. हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका वो एक फार्मूला है हमारे अकाउंटिंग का, जो हमारे को ये बताता है कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं. ऐसा क्यों होता है? इससे पिछले लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड टू साइड्स, टू अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट्स, and one is in positive direction and one is in the negative direction. Both accounts affect each other with opposite direction. So that's why कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होगी तो उसका इफेक्ट दो अकाउंट्स पर पड़ेगा, एक पे पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव. तो दैट्स वाई, इसी रीजन से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा सेम रहती है. उसी के कारण ही बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती है. सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज. अगर हम इक्विटीज की बात करें तो इक्विटीज हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. नंबर 1 लायबिलिटीज, नंबर 2 कैपिटल. तो एसेट्स की वैल्यू हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट ही होती है. अभी मैं आपको ये जो है इक्वेशन एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ. फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन परचेज गुड्स इन कैश. अब बिजनेसमैन ने गुड्स जो है वो कैश में परचेज की हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहा? तो गुड्स तो हमारा इंक्रीज हो गया और कैश हमारा डिक्रीज हो गया. तो दैट मीन्स एसेट्स, एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट्स डिक्रीज हो रही है. तो यही जो है हमने ड्यूल एस्पेक्ट में पढ़ा था कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स, वन इन डिक्रीज एंड सेकेंड इज इन इंक्रीज. सो आई होप next is I will take next example. If the goods are purchased on credit. लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या था कि गुड्स जो थी वो कैश में परचेज की गई थी, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, एसेट जो थी स्टॉक वो हमारा इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया. बट सेकेंड एडजस्टमेंट इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेज की लेकिन क्रेडिट पर परचेज की हैं, सो दैट मीन्स गुड्स आर इंक्रीज, एंड व्हेन वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट देन आवर लायबिलिटी इंक्रीज. सो दैट मीन्स वी विल एड इन. इस सिचुएशन में क्या हुआ? स्टॉक भी इंक्रीज हो गया और सेकंड हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई. तो दैट मीन्स टोटल हमेशा इक्वल ही रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. I explain this concept with the help of example of D.K. Goyal book, example number 1. So our first example of D.K. Goyal book, and transactions are Gopal starts a business with a new business and the following successive transactions take place. First transaction is
गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज ए कैपिटल। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन में क्या करना है, अपनी नोटबुक के पार्ट्स बनाने हैं। सम पार्ट इट इज ट्रांजैक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स एंड राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन यही है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज लेफ्ट हैंड साइड and right hand side is liabilities plus capital. You write here in the column of transaction simple very brief description of the transaction. ट्रांजैक्शन के अंदर कॉलम में आपने ट्रांजैक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन राइट करना है। जैसे यहाँ है गोपाल स्टार्टेड ए बिजनेस, सो यू राइट हियर गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल। अब गोपाल ने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दैट मीन्स वो कैपिटल किस फॉर्म में लेके आया है, कैश में। हाउ मच अमाउंट, 75,000। तो कैश क्या हो गई, इंक्रीज हो गई एंड देन इट बिकम कैपिटल। आपने पढ़ा है कि अकाउंटिंग हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का ऑनर और बिजनेस यूनिट एक सेपरेट है। तो अब बिजनेस ऑनर ने क्या किया, 75,000 की कैपिटल लेकर के आया, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी, तो दैट मीन्स बिजनेस में 75,000 का कैश इंक्रीज हो गया। और वो बिजनेस यूनिट के लिए क्या है, उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी लाइबिलिटी है, वो बिजनेस ऑनर को पे करेगा, दैट मीन्स कैपिटल, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन liabilities. So it create new equation, 75,000 is equal to 0 plus 75,000. Left hand side 75,000 and right hand side 75,000. Now second transaction is purchase a furniture for cash. अब गोपाल ने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। You write here furniture purchased on cash ₹5,000। अब गोपाल ने जो है वो 5,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज कर लिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हेयर कैश जो है वो डिक्रीज हो रही है। 5,000 रुपीज उसने कैश पे कर दिया है फर्नीचर होल्डर को, तो कैश इंक्रीज हो गई एंड फर्नीचर इज आवर एसेट। फर्नीचर इज द एसेट ऑफ गोपाल, और वो एसेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो दैट मीन्स कैश डिक्रीज एंड फर्नीचर इंक्रीज, ड्यूल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्ट्रैक्ट 5,000 फ्रॉम कैश एंड here new asset create, that name is furniture, that is increase, you write here plus. So now you solve this equation, 75,000 minus 5,000 is equal to 70,000 plus 5,000 furniture, there is no change in liability, 0, and there is no change in liability as usual, 75,000. Now you check the left hand side and right hand side. 70,000 plus में 5,000, 75,000 and capital is equal to 75,000. Our equation is accurate, equal, assets is equal to liabilities plus capital. Now third transaction, Gopal purchased goods for cash. Purchase goods for cash. First of all you understand this transaction. गोपाल ने क्या किया, गुड्स परचेज किए गुड्स परचेज किए, तो दैट मीन्स स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसने पेमेंट कैश में पे की है, तो दैट मीन्स कैश क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसका भी एस्पेक्ट जो है ड्यूल एस्पेक्ट है, वन इज इंक्रीजिंग एंड वन इज decreasing. Same criteria, it decrease the cash ₹20,000. There is no effect on furniture and a new asset is
create, that is stock. Goods are taken as stock, and stock is increased by 20,000. There is no effect on liability and no effect on capital. Now we add the accounting equation. So cash is decreased 20,000. That means balance become 50,000, plus there is no change in furniture 5,000, and a new asset create 20,000 stock. Clear? Now liabilities, no liabilities, and there is no change on capital, that is 75,000. Now you compare left hand side is equal to right hand side. 50,000 plus 5,000, 55,000 plus 20,000 is equal to 75,000. That means stock assets is equal to 75,000, and right hand side liabilities plus capital is equal to 75,000. Now fourth transaction, purchased goods on credit रुपीज 16,000. अब गोपाल ने क्या किया है, 16,000 की गुड्स परचेज की हैं, लेकिन वो क्रेडिट पर परचेज की हैं. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा. स्टॉक हमारे पास आ गया है, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो गुड्स उसने क्रेडिट में खरीदे हैं, क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी. और वो लाइबिलिटीज किस नाम से इंक्रीज होगी, क्रेडिटर से. क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन टू whom we purchase goods on credit. So stock increase and liabilities increase. There is no effect on cash. So we write the effect of the transaction. There is no transaction in cash, that means 0, and no effect on furniture, and 16,000 goods is increased. We write under the stock 16,000. And after that 16,000 creditors are increased, that are liabilities. That are liabilities. You write the liability names creditors, and there is no effect on capital. Now you solve the equation. 50,000 plus 5,000 plus 36,000 is equal to 16,000 plus में 75,000. Now you add left hand side 50,000 plus में 55,000 plus में 36,000. It total become 91,000, and right hand side 75,000 plus 16,000, total become 91,000. Always our equation satisfied. Left hand side is equal to right hand side. Next equation is goods sold costing rupees 12,000 sold on credit for 15,000. हमने 12,000 की गुड्स को 15,000 पर सेल कर दिया. ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है. तो दैट मीन्स 3,000 का ऑनर को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. अब इसका इफेक्ट जो है अंडरस्टैंड कीजिए क्या होगा. यू राइट द ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 फॉर रुपीज 15,000, और वो किस फॉर्म में हमने सेल की हैं, कैश की फॉर्म में सेल की, क्रेडिट की फॉर्म में सेल की हैं. ठीक है, पेमेंट हमें मिली नहीं है, क्रेडिट में है. तो दैट मीन्स इसका इफेक्ट देखिए, हमने गुड्स की कॉस्ट क्या है 12,000, तो स्टॉक हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 12,000 से, और हमने अपनी गुड्स जो है वो किसको सेल कर दी हैं, किसी अदर पार्टीज को सेल कर दी हैं क्रेडिट पर. तो दैट मीन्स वो पर्सन हमारे क्या बन गए, एसेट्स बन गए हैं. और वो एसेट्स क्या कहलाती है, डेटर्स. डेटर्स आर दोज पर्सन टू whom सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट. तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे बाय 15,000 से.
ध्यान से अंडरस्टैंड करना। स्टॉक हमारा डिक्रीज होगा 12,000 से, डेटर्स जो एसेट्स नहीं क्रिएट होगी वो 15,000 से, और इस ट्रांजैक्शन का जो इवेंट है वो क्या हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, एंड दिस प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। जब भी फर्म बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और लॉस होने पर कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इसका, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 की कंपैरिजन 3 अकाउंट्स पर पड़ रहा है। इसलिए ड्यूल एस्पेक्ट में बताया था मिनिमम 2 अकाउंट इज कंपल्सरी मोर देन 3, 4, 5. So how can we record this transaction? First of all, there is no effect on cash, 0. There is no effect on furniture, and here our 12,000 stock is decreased, minus 12,000, and a new asset is created, that is debtors. We write here debtors 15,000, and there is no effect on liabilities, and our capital is increased with the amount of profit. Now solve the equation. 50,000 plus में 5,000 plus 24,000 plus 15,000 is equal to 16,000 liabilities, and now capital become 78,000. Now we compare left hand side is equal to right hand side. First of all, right hand side liabilities are 16,000 and capital is 78,000. Total become 94,000. Now you total the left hand side. Left hand side total is 50,000 cash, 5,000 furniture, 24,000 stock, and 15,000 debtors. You add them, it become 94,000. So our left hand side is equal to right hand side. So I hope you understand this question. In all transactions affected at least 2 accounts, and our accounting equation always satisfy left hand side is equal to right hand side. Okay, do practice of the question. Thank you. Have a nice day.